हेलो। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम चैप्टर 2 में पढ़ रहे थे कि जीवांश पदार्थ हैं वो दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने हैं, एक तो कार्बनिक और एक अकार्बनिक। कार्बनिक पदार्थ भी दो प्रकार के यौगिकों से मिलकर बने हैं, एक तो ऐसे यौगिक जिनमें नाइट्रोजन होती है और दूसरा ऐसे यौगिक जिनमें नाइट्रोजन नहीं होती है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें नाइट्रोजन नहीं होती है वो तो हैं अपने कार्बोहाइड्रेट और वसा और लिग्निन, और ऐसे यौगिक जिनमें नाइट्रोजन होती है वो हैं दो प्रकार के हो जाएंगे, वो जल में विलेय भी और जल में अविलेय भी। तो जल में विलेय है वो है नाइट्रेट और अमोनिकल यौगिक, अमोनिया के यौगिक, फिर है एमाइड और अमीनो अम्ल। और जो जल में अविलेय हैं वो है पेप्टाइड प्रोटीन या पेप्टोन्स। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? ऐसे यौगिक जिनमें नाइट्रोजन नहीं पाई जाती, ऐसे यौगिक जिनमें नाइट्रोजन नहीं पाई जाती। इसमें तीन पदार्थ आते हैं: स्टार्च, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट में 1 से लेकर के 5% तक पाया जाता है। सेलुलोज है वो 10 से लेकर के 28% तक पाया जाता है। जितना कुल सेलुलोज है 100% है मान लो, तो उसमें से 10 से 28 के बीच में क्या पाया जाएगा? सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट में। और हेमीसेलुलोज है वो 20 से लेकर के 50% में पाया जाएगा। अब है वसा और वसीय यौगिक, ये पाए जाएंगे 1 से लेकर 8%। और लिग्निन है वो पाया जाएगा 10 से लेकर 30%। और प्रोटीन है वो पाई जाएगी 1 से लेकर 15%। अब है इन जीवांश पदार्थों का विच्छेदन कैसे होता है या विघटन कैसे होता है। जीवांश पदार्थ का विच्छेदन वह प्रक्रिया है जिसमें मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया है, जीवाणु यानी, और फंजाई, एक्टिनोमाइसीटीज आदि सारे ये सूक्ष्म जो जीव हैं ये क्या करते हैं? जीवांश पदार्थ का विच्छेदन करते हैं, यानी इनको सरल अवयवों में बांटते हैं, सरल अवयवों में परिवर्तित कर देते हैं। मृदा में नमी एवं वायु की अनुकूल परिस्थितियों में एक तो होनी चाहिए नमी और एक होनी चाहिए वायु की अनुकूल परिस्थिति। इसमें जीवांश पदार्थ का विघटन होता है और कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन में जीवांश पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीजन क्रिया करती है, क्योंकि वायु की उपस्थिति में हो रही है क्रिया तो ऑक्सीजन जुड़ेगी इससे। और ये कार्य वायुजीवी जीवाणु द्वारा होती है। वायु में क्या पाए जाते हैं? वायुजीवी जीवाणु। विच्छेदन की प्रक्रिया प्रारंभ में तो जल्दी होती है लेकिन बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है। तो मृदा जीवांश पदार्थ में कई पदार्थों का समावेश होता है जिनमें से कुछ मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा विच्छेदित हो जाते हैं, परंतु कुछ पदार्थों का विघटन धीरे धीरे होता है। जीवांश पदार्थों के विच्छेदन की गति को हम किस प्रकार दर्शा सकते हैं? मान लो शर्करा, स्टार्च तथा सरल प्रोटीन है वो पहले किस में बदलती है? वो पहले बदलेगी क्रूड प्रोटीन में, और क्रूड प्रोटीन किस में बदल जाएगा? हेमीसेलुलोज में। और हेमीसेलुलोज सेलुलोज से पहले वाली पूर्व अवस्था है तो बाद में वो बदल जाएगा सेलुलोज में। और सेलुलोज लास्ट में किस में बदल जाएगा? लिग्निन में। किस में बदल जाएगा? लिग्निन में। तो शर्करा, स्टार्च और सरल प्रोटीन, ये क्रूड प्रोटीन या कच्चा प्रोटीन बोलेंगे एक तरह से हम, वो है। तो उसे हेमीसेलुलोज बनेगा प्रोटीन से, फिर सेलुलोज बनेगा, फिर लिग्निन बनेगा। तो ये वाली क्रिया है, ये क्या हो रही है? विच्छेदन की क्रिया।
और शीघ्र विच्छेदित होने वाला पदार्थ है वो बहुत धीरे विच्छेदित होने वाले पदार्थ में बदल जाता है। एक बार तो जैसे इससे ये वाली क्रिया जल्दी बन जाएगी कि ये शर्करा स्टार्च प्रोटीन है, इससे क्रूड प्रोटीन बन जाएगा, क्रूड प्रोटीन से हेमीसेलुलोज बन जाएगा। लेकिन हेमीसेलुलोज से सेलुलोज बनने में या सेलुलोज से लिग्निन बनने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वो क्रिया कैसे हो रही है, बहुत ही धीरे धीरे हो रही है। अब हम आगे देखते हैं। आगे है कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन कैसे होता है। कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन कैसे होता है कि कार्बोहाइड्रेट है वो सरल शर्कराओं में टूट जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, जटिल यौगिक है, और वो किस में बदल जाता है, सरल शर्करा में। तो सरल शर्करा में ये विच्छेदित हो जाता है। इनका कुछ भाग पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ऑक्सीकृत हो जाता है। यानी ये शर्करा युक्त जो भाग है ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और कुछ भाग है वो अपूर्ण रूप से विघटित होकर विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल बना लेता है और अल्कोहल पैदा करता है। तो कुछ फंजाई शर्कराओं को विच्छेदित करके ग्लूकोरोनिक, साइट्रिक, ऑक्जेलिक, फ्यूमेरिक आदि अम्ल बनाती हैं। तो हम लेंगे पहले शर्करा, और शर्करा का सूत्र क्या है अपना, ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज, C6H12। ये ग्लूकोज का सूत्र है C6H12। तो यहाँ अपना ग्लूकोज है वो क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके किस में बदल गया, पहले सिट्रिक अम्ल में। सिट्रिक अम्ल का सूत्र क्या हो गया, सिट्रिक अम्ल का सूत्र है C6H8O7। C6H8O7। इसको मैं पूरा खोल के लिख के डाल दूंगी आपको। और साथ में कितने अणु हैं जल के, 2 अणु। ऐसे ही ग्लूकोज का अगर हम ये तो एक अणु यानी हाफ O2 ले रहे हैं तो O से O कट गया, नहीं 2 से 2 कट गया, तो एक ऑक्सीजन के कारण है ये, क्योंकि 6 12 6 थे तो यहाँ कितना हो गया, 6 8 7, तो इसमें से 2 निकल गया, 12 से 2 है तो 2 की जगह क्या गया, जल, और एक बन गया ऑक्सीजन, तो 2 अणु जल निकल गया इसमें। ऐसे ही ग्लूकोज के साथ 4 अणु ऑक्सीजन की क्रिया करवाएंगे तो ऑक्जेलिक अम्ल बने। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है 2 बार ऊपर नीचे COOH COOH और C से C जोड़ देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे मैं आपको लिख के दिखाऊँ, ये यहीं लिख के बताती हूँ आपको। जैसे COOH और इससे ऐसे जोड़ेंगे COOH, तो इसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, 2 O हैं, ये क्या है, 2 O, COH, ये क्या है अपना ऑक्जेलिक अम्ल। अब साथ में क्या है, 3H2O जल का अणु। ऐसे ही ग्लूकोज के साथ देखो ऑक्सीजन बढ़ती आ रही है, 6 अणु ऑक्सीजन ले लेंगे तब क्या होगा, तब इसका कार्बन डाइऑक्साइड और जल पूर्ण रूप से अपघटन हो जाएगा। अब अवायु जीवाणु बिना वायु की उपस्थिति में या अवायुजीवी, ये तो वायुजीवी है, अवायुजीवी बैक्टीरिया तथा यीस्ट के द्वारा शर्करा के विच्छेदन के फलस्वरूप लैक्टिक, ब्यूटायरिक, एसिटिक, प्रोपियोनिक, फॉर्मिक व मीथेन और हाइड्रोजन भी बन सकती है। जैसे ग्लूकोज का अगर अवायु जीवाणु द्वारा विघटन हो रहा है तो लैक्टिक अम्ल में बदल जाएगा। लैक्टिक अम्ल का सूत्र क्या है, C3H6O3। ऐसे ही अगर ग्लूकोज है C6H12O6 और वो किस में बदल रहा है, ब्यूटायरिक अम्ल में, तो 4 8 और O2, साथ में यहाँ CO2 और हाइड्रोजन। और यहाँ अब देखो इसमें से इतने ही ये अणु कम है, ये 2 3 दूनी 6 थे तो 6 कार्बन, अब यहाँ कितना कार्बन है, 4 4 और 2 ये हो गया, 6 कार्बन हो गया। ऐसे ही हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 12 हैं, 6 दूनी 12, और यहाँ कितने हैं हाइड्रोजन, यहाँ अपने हैं 8, तो 8 तो
12 में से 8 तो ये रहे हाइड्रोजन और 4 ये रहे, तो 8 4 कितने हो गए 12। ऐसे ही ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ 2 और यहाँ कितने थे 6, तो 2 में से देखो अब यहाँ भी 2 होना चाहिए इसके आगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। अब ये 2 प्रकार की क्रिया है, ये तो वायु की उपस्थिति में हो रही हैं, वायु की उपस्थिति में तो ये वाली हैं और वायु की अनुपस्थिति में ये वाली हैं। वायु की उपस्थिति वाले को हम कहेंगे वायुईय ऑक्सीकरण और वायु की अनुपस्थिति में होने वाली क्रियाओं को हम कहेंगे अवायुई ऑक्सीकरण, बिना वायु की उपस्थिति के होने वाला ऑक्सीकरण। अब आगे है स्टार्च। स्टार्च में कुछ सूक्ष्म जीव विशेषकर अवायु जीव बैक्टीरिया स्टार्च को विभिन्न कार्बनिक अम्लों में, जैसे अभी नाम पढ़े अपन ने कार्बनिक अम्ल यही है, लैक्टिक अम्ल है, ब्यूटायरिक अम्ल है, इनको कहते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल है, ये कार्बनिक अम्ल है। फिर स्टार्च को विभिन्न कार्बनिक अम्लों में, एल्कोहल में जहाँ OH ग्रुप हो, एसीटोन में जिसमें CO ग्रुप हो, और साथ में क्या बदलते हैं हाइड्रोजन और CO2 ये भी देते हैं सह उत्पाद के रूप में। अधिकतर जीवाणु डायास्टेज एंजाइम पैदा करते हैं, ये एंजाइम का नाम क्या है डायास्टेज। स्टार्च किसकी उपस्थिति में बदलता है कार्बनिक अम्लों में, डायास्टेज की उपस्थिति में, जो कि स्टार्च को माल्टोज में जल विश्लेषित कर देता है, यानी जल से अलग कर देता है। माल्टोज एंजाइम माल्टोज को किस में बदलता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज में जल विश्लेषित कर देता है। ग्लूकोज विभिन्न जीवाणुओं के द्वारा विच्छेदित होकर के क्या बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जैसे पहले भी आया है ये रहा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण अंत, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसी प्रकार ये तो गया स्टार्च का। अब स्टार्च से क्या बनता है हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज से क्या बनता है सेलुलोज। तो हेमीसेलुलोज को देखें अब कि प्रारंभ में कार्बनिक पदार्थ में उपस्थित हेमीसेलुलोज का अपघटन जल्दी से होता है, लेकिन धीरे धीरे अपघटन की क्रिया बाद में क्या पड़ जाती है मंद पड़ जाती है। हेमीसेलुलोज एंजाइम द्वारा विभिन्न सरल शर्कराओं में जल विश्लेषित हो जाते हैं, सरल शर्कराएं बन जाती हैं। हेमीसेलुलोज से क्या बनती है सरल शर्कराएं, जो पुनः जल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती हैं। किस किस में जल और कार्बन डाइऑक्साइड में, जैसे ये था अपना जल और कार्बन डाइऑक्साइड। हेमीसेलुलोज सरल शर्कराओं में और पॉलीन्यूरोनाइड और शर्करा अम्ल का मिश्रण है, उसको बोलते हैं पॉलीन्यूरोलाइड। सरल शर्करा से किस में बदल जाती है पॉलीन्यूरोलाइड में, और शर्करा का ये मिश्रण कहलाता है। फिर हेमीसेलुलोज के बाद में ये वाली अवस्था आती है सेलुलोज में परिवर्तन, सेलुलोज में परिवर्तन। तो स्टार्च की तरह सेलुलोज भी ग्लूकोज का ही एक बहुलक है, बहुत सारी ग्लूकोज इकाइयाँ मिलकर के क्या बनाती हैं सेलुलोज, क्या बनाती हैं सेलुलोज। कुछ विशिष्ट बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसिटीज एवं कवक इसका अपघटन करते हैं और सेलुलोज एंजाइम द्वारा जल अपघटित होकर के सेलोबायोस बनाता है। जो सेलुलोज एंजाइम है वो इस पे क्रिया करता है और क्या बन जाता है हेमीसेलुलोज का सेलोबायोस, जो पुनः ग्लूकोज में बदल जाता है। और दूसरे चरण में ये ग्लूकोज है ये किस में बदल जाता है CO2 और H2O में। CO2 बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, H2O बोलेंगे पानी को। और साथ में हमें क्या मिलती है ऊर्जा उत्पन्न होती है, साथ में क्या उत्पन्न होती है ऊर्जा। अब अपन ने ये देखा था कि हेमीसेलुलोज सेलुलोज में, और सेलुलोज अब किस में बदल रहा है लिग्निन में, सेलुलोज किस में बदल जाएगा लिग्निन में। तो लिग्निन का विच्छेदन है वो संकीर्ण पदार्थ होने के कारण कम होता है। लिग्निन का विच्छेदन या अपघटन या सरल अवयव में टूटना धीमी प्रक्रिया बता दिया ना, बाद की प्रक्रिया क्या होती है धीमी, तो ये कम बनता है या कम होता है। इसकी रचना में विशेषकर बेंजोल चक्र होता है, यानी चक्रीय यौगिक होते हैं, बेंजीन जैसे ऐसे यौगिक होते हैं ये, इसलिए कम होता है। ये जुड़ेंगी सारी
ये सब मैंने ऐसे ही बनाया, ये चलता फिरता, क्योंकि इसमें ज़्यादा वो काम नहीं कर रहा है पेन, तो ऐसे बनाते हैं अपन इसको। तो ये चक्रीय बेंजोल होता है जिसमें विशेष सह श्रृंखलाएँ जुड़ी रहती हैं और सहायक श्रृंखला भी इसमें ऐसी जुड़ी रहती हैं। फंजाई और बैक्टीरिया से लिग्निन का विच्छेदन जल्दी नहीं होता है। बेसिडियोमाइसिटीज के कुछ समूह, क्या नाम है, बेसिडियोमाइसिटीज, इसके कुछ समूह और विशेष एक्टिनोमाइसिटीज ही लिग्निन का विच्छेदन करते हैं। इस प्रकार के जीवाणु हैं वो क्या करते हैं, लिग्निन को सरल अवयवों में तोड़ते हैं। अब लिग्निन के बाद है प्रोटीन। सूक्ष्म जीवों की क्रिया से, यानी लिग्निन किस में बदल जाती है, प्रोटीन में। तो सूक्ष्म जीवों की क्रिया से प्रोटीन पहले किस में बदलती है, पॉलीपेप्टाइड, यानी पेप्टाइड बंद हो, अब है ये पॉलीपेप्टाइड क्या चीज़ है, पॉलीपेप्टाइड में, और अंत में बनती है अमीनो अम्ल में। तो कई सारे अमीनो अम्ल जुड़ते हैं, जलकाणु निकलता जाता है और ये जुड़ते जाते हैं और क्या बनती है, पॉलीपेप्टाइड। एक अमीनो अम्ल, दो अमीनो अम्ल, तीन अमीनो अम्ल, तो ऐसे संख्याएं जब दो या दो से अधिक हो जाती है तो उसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। अमीनो अम्ल बैक्टीरिया फंजाई की क्रिया के फलस्वरूप या तो CO2 या NH3 अमोनिया, और या कार्बनिक एसिड H2CO3, या एल्कोहल कोई सा भी ROH और अन्य यौगिक पैदा करता है। एल्कोहल बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया बन सकती है, और कार्बनिक अम्ल बनता है किससे, प्रोटीन के विच्छेदन से। तो प्रोटीन अमीनो अम्लों से बनते हैं, बहुत सारे अमीनो अम्ल जब जुड़ जाते हैं तो वो श्रृंखला कहलाती है पॉलीपेप्टाइड। अमीनो अम्ल क्या है, एल्किल समूह, R समूह, और उसमें दोनों प्रकार के समूह उपस्थित हों, अमीनो समूह भी और एसिड समूह भी। एक साइड में क्या हो, COOH, दूसरी साइड में क्या हो, NH2। जैसे ये है देखो ये है अपना CH2, है ना, और यहाँ एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया। यहाँ हम करें COOH, क्या है ये, H, और इधर क्या है, NH2। तो ये एक अल्फा अमीनो अम्ल है अपना। तो ऐसा अमीनो अम्ल किसको कह रहे हैं, जिसमें एसिड समूह हो और अमीनो समूह हो। आज हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, अभी इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।